नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम अपनी गाड़ी को आगे लेकर चलते हैं और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे, बिकॉज दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू हेल्प एंड बूस्ट योर रिविजन। ऑलराइट, हमने लास्ट का टॉपिक जो पढ़ा था वो था अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर, राइट। साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर ने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए थे और वो 4 प्रिंसिपल थे। 1, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट individualism and development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. And then after that we did a few questions, true and false, and हमें identify करना था. Then we did a few MCQs and now we are here at the techniques का topic. Now we are going to do Taylor की scientific management की techniques. So there is a difference between the principles and techniques. और chapter के शुरुआत में ही हमने देख लिया था principles का और टेक्निक्स के बीच में क्या डिफरेंस है. ओके, सो ऑन दैट नोट लेट्स राइट डाउन द सेवन टेक्निक्स विच टेलर गेव अस. सबसे पहला है हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप. लिखते चलिए, जो बच्चा हाथ नहीं चलाएगा उसका एग्जाम में दिमाग नहीं चलेगा, ये बात आप ध्यान रख लेना, ठीक है. फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, स्पेलिंग क्या होती है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, कंफ्यूजन हो जाती है आजकल. ऑटो करेक्ट की इतनी आदत होगी ना, स्पेलिंग सब की मिस्टेक होती है. फिर है हमारा मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी. ओके, एंड लास्ट में है हमारा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. मैम इनको आप अलग अलग से नहीं समझाओगे क्या? अरे सब डिस्कस करेंगे यार, आप लोग टेंशन मत लीजिए. तो रिपीट आफ्टर मी. फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी एंड डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. ये हो गए हमारे 7 टेक्निक्स ऑफ टेलर. ओके, सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे? फंक्शनल फोरमैनशिप से. फंक्शनल फोरमैनशिप, सबसे पहले वर्ड यहाँ पे ध्यान देना है, फोरमैन. तो फोरमैन कौन होता है बेटा? फोरमैन एक ऐसा बंदा है जो मैनेजर्स के ग्रुप में लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर है और एम्प्लॉयज़ के यानी वर्कर्स के ग्रुप में हाईएस्ट रैंकिंग का वर्कर है, ठीक है. तो पहली लाइन यही है कि लोएस्ट रैंकिंग का क्या है? ये मैनेजर है, यानी इसकी ऐसी पोजीशन है कि ये मैनेजर भी है लेकिन ये खुद एक वर्कर भी है, राइट. तो हाईएस्ट रैंकिंग का वर्कर है लेकिन लोएस्ट रैंकिंग का मैनेजर है, राइट. एंड ही इज द पिवट जिसके अराउंड हमारी एंटायर प्रोडक्शन, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल रिवॉल्व करता है. अब वो कैसे, वो आपको पता चलेगा. देखो, टेलर ने बोला था, देखो ये बंदा जो है ये आपके वर्कर्स का एक हिस्सा है, वर्कर की ही पूरी जो टीम है उसका एक हिस्सा, और उनको ये सुपरवाइज करता है. फोरमैन है, उनको उनकी देखभाल करता है, उनके ग्रीवेंसेस सुनता है, उनको बताता है, उनको इंस्ट्रक्ट भी करता है. एंड देन ये मैनेजर्स के भी डायरेक्ट लिंक में है, मैनेजर्स का ही हिस्सा है ये, इसके पास वो थोड़ी सी अथॉरिटी है, राइट. तो उन्होंने बोला कि एक आइडियल फोरमैन में कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, सुपरवाइजर में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, और उन्होंने वो क्वालिटीज़ लिस्ट डाउन करी. फिर उन्होंने वो देखा कि यार ये सारी क्वालिटीज़ तो एक इंसान में मिल नहीं सकती हैं, फिर अब क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, ये सारी क्वालिटीज़ एक इंसान में नहीं मिल सकती ना, तो 8 लोग ही हायर कर लो आप, यानी 8 डिफरेंट पीपल जिनके डिफरेंट 8 उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उनके टास्क होंगे, वैसे आप 8 लोग अरेंज कर लो. सो यहाँ पर कितना उन्होंने फोकस करा था? थ्रू 8 पीपल. ऑलराइट. फिर उन्होंने बोला था फंक्शनल फोरमैनशिप जो है एक एक्सटेंशन है, कौन से प्रिंसिपल का? जो हम देखेंगे बाद में देखेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क. फंक्शनल फोरमैनशिप एक एक्सटेंशन है कौन से प्रिंसिपल का? डिवीजन ऑफ वर्क. जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो हम आगे जाकर देखेंगे, बट फिलहाल के लिए आप इसको बेसिस मान के चलिए. अब उन्होंने जो 8 लोग बताए थे वो उन्होंने 2 डिपार्टमेंट में डिवाइड करे थे. एक था प्लानिंग इंचार्ज और दूसरा था आपका प्रोडक्शन इंचार्ज, ठीक है. प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज. लिखते चलना, मैं बार बार टोकती रहूंगी, आप इरिटेट हो जाओगे लेकिन मैं फिर भी टोकती रहूंगी. ओके. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, मैम इन सब के क्या रोल हैं? अब भी सब डिस्कस करेंगे, पहले सारे 8 के 8 लिख लेते हैं. तो प्लानिंग इंचार्ज में सबसे पहले हमारा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, दूसरा है हमारा रूट क्लर्क, फिर है हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और लास्ट में है हमारा डिसिप्लिनेरियन. ओके.
अब हम आ जाते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज में। प्रोडक्शन इंचार्ज में सबसे पहला आपका जो बॉस होना चाहिए वो आपका स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड लास्ट में आपका आ जाएगा इंस्पेक्टर। ठीक है, आइए दोबारा देखते हैं, साथ साथ मेरे साथ रिपीट करो। फंक्शनल फोरमैनशिप में 8 फोरमैन उन्होंने बोले थे टेलर ने, और 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करा था। एक था हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा था हमारा प्रोडक्शन में प्रोडक्शन इंचार्ज, प्लानिंग इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर हमारे 4 लोग थे, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट एंड लास्ट में डिसिप्लिनेरियन था। लाइकवाइज हमारे प्रोडक्शन इंचार्ज में है 4 बॉस, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। अब इन सब का क्या रोल है आइए ज़रा देखते हैं। कहाँ गए हमारे ये फंक्शनल फोरमैनशिप के टॉपिक का? यस, हियर वी आर, फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो प्रोडक्शन इंचार्ज वाले हैं, पहले प्लानिंग इंचार्ज वाले करते हैं। प्लानिंग इंचार्ज में इंस्ट्रक्शन क्लर्क है हमारा, रूट क्लर्क है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है और डिसिप्लिनेरियन है। अब इनके काम पता है क्या है? काम बिल्कुल उनके नाम से मिलता जुलता है। यस, तो इन्हें क्या करनी है, सबसे पहले ड्राफ्ट करके देनी है इंस्ट्रक्शंस वर्कर्स को। फिर रूट क्लर्क का काम है कि वो रूट बताए कि कौन सा रूट जो है प्रोडक्शन का फॉलो करना है। ठीक है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो है टाइम एंड कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेगा। एंड लास्ट में जो डिसिप्लिनेरियन है वो ये इंश्योर करेगा कि सभी पूरा काम डिसिप्लिन मैनर में हो रहा है। प्रोडक्शन इंचार्ज की बात करें, जैसा नाम वैसा काम। ठीक है, तो जैसा नाम वैसा काम। स्पीड बॉस क्या इंश्योर करेगा कि टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब हो जाए। गैंग बॉस ये इंश्योर करेगा कि जो सारे टूल्स हैं वो सही टाइम पर मिल जाए, कीपिंग मशीन्स एंड टूल्स रेडी फॉर द ऑपरेशन। एंड रिपेयर बॉस एज द नेम सजेस्ट, ये इंश्योर करना कि सारे जो मशीन्स हैं वो वर्किंग कंडीशन में है। और इंस्पेक्टर क्वालिटी चेक करेगा, क्वालिटी ऑफ वर्क चेक करेगा। दैट्स इट, हमारा यहाँ पे खत्म होता है फैक्ट्री फंक्शनल फोरमैनशिप का। सो फैक्ट्री मैनेजर के अंडर ये सब होते हैं, देन दे आर ऑल लिंक्ड टू द वर्कमैन। और यहाँ पे बीएसटी की बुक में आपको ये चार्ट का बेसिकली वहाँ पे हमने उस तरीके से लगा रखा है। सो द फैक्ट्री मैनेजर इज देयर एंड देन उसके अंदर 2 इंचार्ज हैं। अब आपको सारी क्वालिटीज़ नहीं मिल सकती हैं, सो वील हायर 8 डिफरेंट पीपल। दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, इसलिए आजकल ये होता भी नहीं है। ओके, right, moving further we have standardization and simplification of work। standardization and simplification of work, नाम से ही क्या पता चल रहा है? सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब स्टैंडर्ड सेट करना, एक बेंचमार्क सेट कर देना। ओके, तो स्टैंडर्डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं एंड दी स्टैंडर्ड्स दे आर यूज्ड एज द बेंचमार्क्स। कैसे यूज होते हैं कि इसके, अच्छा हमें ना ये लेवल तो अचीव करना ही करना है, उसके ऊपर जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट ये बेंचमार्क ये तो अचीव होना ही चाहिए, विच मस्ट बी अधेयर टू ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। ठीक है, अब हमारे सिंपली स्टैंडर्डाइजेशन के पहले हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको स्टैंडर्डाइजेशन क्यों चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? ठीक है, सबसे पहले टू रिड्यूस द गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए। ये एप्पल पेंसिल बन रही है, इसके बाद एप्पल जितनी पेंसिल बनी होंगी इसके जैसी ही बनी होंगी, इससे पहले जो बनी होंगी वो भी इसके जैसी ही बनी होंगी। यानी जो प्रोटोटाइप निकला है, अगर प्रोटोटाइप अप्रूव्ड है एकदम, सारे लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी चेक कर चुका है, क्वालिटी चेक हो चुका है, सब कुछ रेडी हो चुका है, तो प्रोटोटाइप जो हमने बेंचमार्क सेट कर दिया है उसके जैसा ही बनना चाहिए। हमें क्या करना है, रिड्यूस द गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप्स। बस ये फिक्स टाइप है एप्पल पेंसिल, ये नहीं कि 10 तरीके की हमने टाइप बना दिए, 10 तरीके की बना रहे हैं, राइट। उसके बाद हमें ये इंश्योर करना है कि इंटरचेंजेबिलिटी हो पाए मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स की। अब आपको इतना समझ नहीं आएगा, जब एक्चुअली में फैक्ट्री वगैरह का सेटअप आप देखेंगे तो वहाँ पे एक्चुअली में ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल मशीन्स प्रिपेयर होती हैं, मेरे दोस्त का फार्मा का काम है, तो फार्मा में वहाँ पे डिफरेंट मशीन्स, फार्मास्यूटिकल मशीनरी मैन्युफैक्चर करते हैं वो। तो इस मशीन में जो पार्ट्स यूज़ होते हैं वो इस मशीन में भी यूज़ हो सकते हैं, और इस मशीन में जो पार्ट्स यूज़ हो सकते हैं वो इसमें भी यूज़ हो सकते हैं। तो कभी अगर यहाँ पे इस वाली मशीन का जो पूरा डिपार्टमेंट है उसमें अगर पार्ट्स और एक्सेसरीज की कमी है तो वो यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट। सो वी हैव टू इस्टेब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स, राइट। तो थर्ड में जो है हमें क्या करना है, ये हमें इस्टेब्लिश करने हैं स्टैंडर्ड्स, किसके? एक्सीलेंस के और क्वालिटी के। किसके स्टैंडर्ड सेट करने हैं? एक्सीलेंस के और क्वालिटी के, ताकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक यूनिफॉर्मिटी हो। एंड लास्ट में टू इस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड्स ऑफ, यानी हम जो हमारे लोग हैं
लोग हैं उनके भी परफॉर्मेंस का हमें क्या इंश्योर करने हैं, स्टैंडर्ड सेट करने हैं। अच्छा जी, हमने ये डिसाइड कर रखा है कि एक आदमी दिन में 10 शर्ट बना सकता है, तो ये हमने बेंचमार्क सेट कर दिया और इस बेंचमार्क के हिसाब से हम देखेंगे कि किसको कितना टारगेट देना है। ओके, राइट। नाउ सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन एज द नेम सजेस्ट, क्या करना चाहते हैं हम, हमारे जो सिस्टम्स हैं, जो हमारे पूरा प्रोसीजर है किसी भी वर्क को कैरी आउट करने का, प्रोडक्शन का, जिसका भी, हमें उसमें सिंप्लीफिकेशन लेकर आनी है, क्लैरिटी लेकर आनी है, ऐसा कि जो देखे उसे बड़ी आसानी से समझ आ जाए। एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर एलिमिनेटिंग सुपरफ्लुअस, यानी वो मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, कभी का ओवर ईटिंग कर लेते हैं ना, सो लाइक सुपरफ्लुअस ईटिंग, कि जितना ज़रूरत था उससे ज़्यादा खा लिया। वैसे ही एक्टिविटीज़ या फिर प्रोडक्ट्स जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर हमने रख रखे हैं तो उन सभी चीज़ों को हमें एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी आप कई बार कंपनीज इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी क्रिएट कर देती है, कि खुद ही कंफ्यूजन हो जाती है जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू डू दैट अवे, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी ब्रिंग आउट सिंप्लीफिकेशन इन द वर्क दैट वी आर डूइंग। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारी सेविंग्स होगी, कॉस्ट की, लेबर की, मशीन की, सब चीज़ों की बेसिकली। एंड लास्ट में इट इम्प्लाइज क्या, हमारी जो इन्वेंट्रीज हैं, अगर हमारे पास कम वैरायटी के प्रोडक्ट्स हैं तो अल्टीमेटली हमारी जो इन्वेंट्रीज हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी और हमारा टर्नओवर, सेल का टर्नओवर बढ़ेगा, क्योंकि हमारी एनर्जीज फोकस्ड तरीके से 4 प्रोडक्ट्स बनाए हैं, 4 प्रोडक्ट्स पे ही लगेगी। ठीक है, ये नहीं है कि हम हर जगह हमने हाथ मार रखा है, हर जगह का प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं। सो दिस विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द टर्नओवर। ओके जी, ओके, आई थिंक मेरा फोन साइलेंट पे नहीं है, रख दिया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू मेथड स्टडी। मेथड का मतलब किसी चीज़ को करने का तरीका, यानी हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि काम को करने का तरीका क्या है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट वन बेस्ट मेथड, वन बेस्ट वे टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, मेथड स्टडी हेल्प्स टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब अमंग्स द वेरियस मेथड्स दैट आर अवेलेबल टू डू दैट जॉब। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है, हम क्यों एक तरीका निकालना चाहते हैं कि अल्टीमेटली हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए। ठीक है, क्वालिटी बरकरार रहे, ये नहीं है कि कल कुछ और बन गया था, आज वर्कर से कुछ और ही बन गया है। सो वी हैव टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एंड मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मैक्सिमाइज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, और एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारा इसका, देखो यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है टेलर डिवाइस द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन, लेकिन देखो मैंने भी शायद लास्ट वीडियो में बोला था कि फोर्ड कंपनी है जो है, उसके फाउंडर हेनरी फोर्ड थे, उन्होंने असेंबली लाइन फर्स्ट यूज़ करा था। उन्होंने भी जो है प्रिंसिपल्स पढ़े थे टेलर के, एंड देन ही यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन इन हिज कंपनी फोर्ड, एंड उनका एक मॉडल था जो उन्होंने बहुत ज़्यादा बनाया था, वो दैट वाज द फर्स्ट मॉडल जो आई थिंक उन्होंने कुछ 1.4 मिलियन बनाई थी उस मॉडल की गाड़ियाँ, राइट। तो वहाँ से जो है ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, एंड ही ऑल्सो हायर्ड टेलर ताकि वो मोशन स्टडी कर पाएँ वहाँ पे, राइट। तो असेंबली लाइन का ये कॉन्सेप्ट है, बट एक्चुअली में टेलर ने बनाया कि नहीं, आई ट्राई टू फाइंड दैट आउट, लेकिन और भी नाम एसोसिएटेड हैं इसके लिए। सो या, बट वी कैन कंसिडर कि दैट ही लेड द बेसिस। फोर्ड ने, हेनरी फोर्ड जो थे, उन्होंने प्रिंसिपल्स पढ़े थे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही रियलाइज ही कुड डू समथिंग अबाउट द असेंबली लाइन टू ऑटोमेट द प्रोसेस एंड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द मॉडल TX था, शायद से मॉडल TX था, कौन सा था, वेट लेट मी टेल यू, जो भी था, चलो मॉडल अभी देख के बताती हूँ, रुको। चलो अभी नहीं मिल रहा है मेरे को, मैं फटाफट से आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे उसमें मैं देख के बताऊंगी आपको। ओके, राइट। अब हम आ जाते हैं वापस किस पे, हमारे टॉपिक पे। मेथड स्टडी हमारा हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डू मोशन स्टडी। मोशन मतलब मूवमेंट, यस, यानी हम कितना हिल डुल रहे हैं एक काम को करने में। सामान इधर से उधर लेकर आना है, फिर ये वाला वर्कर उसको लेके जाएगा, फिर उधर जाएगा, फिर तो कितनी मूवमेंट हो रही है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में,
फॉर एग्जाम्पल अगर आप टेलर का काम देखो तो टेलर का क्या है, वहीं पे उसे बैठे बैठे जो है सारा सिलाई विलाई करती रहनी है, कटिंग कहीं और जाके होती है, कपड़ा कहीं और से अलॉट होगा तो उसकी मूवमेंट होती है, उसकी मूवमेंट भी होती है, पहले कपड़ा इशू कराना जाएगा, फिर उसकी कटिंग मेजरमेंट्स करेगा, फिर कटिंग करेगा, एंड देन ही विल फाइनली सिट ऑन द मशीन टू डू ऑल ऑफ दैट स्टिचिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो मोशन स्टडी इसको है जहाँ पे हम मूवमेंट्स की स्टडी कर रहे हैं, यानी लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजिशंस एंड विच आर लाइक अंडरटेकन वाइल वी आर डूइंग द जॉब। सो 3 टाइप की जो है मोशंस हमें बताई गई हैं, 3 टाइप की बॉडी मोशंस होती हैं, जिसमें से क्या होती हैं, प्रोडक्टिव यानी जो एक्चुअली में यूजफुल हैं, इंसिडेंटल यानी जो हो जाती हैं, मतलब हम कुछ और कर रहे थे उसकी वजह से वो हो ही गई, होनी पड़ी, इंसिडेंटल, लाइक इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द अदर एक्टिविटी, एंड देन लास्ट में आ जाती हैं अनप्रोडक्टिव। हमें क्या करना है, हमें इन अनप्रोडक्टिव वालियों को एकदम कम से कम कर देना है ताकि टाइम कम वेस्ट हो, एफिशिएंसी इंक्रीज हो, ठीक है। सो द टेलर यूज क्या यूज़ करा था उन्होंने स्टॉप वॉच यूज़ करी थी। उन्होंने स्टॉप वॉच यूज़ करके हर एक मोशन को, हर एक मूवमेंट को समझा था, एंड देन उन्होंने सिम्बल्स एंड कलर्स ये सब चीज़ें डिज़ाइन करके, ये सब चीज़ें यूज़ करके फाइंड आउट किया था एक पर्टिकुलर टास्क को करने में कितना एक्चुअली टाइम लग रहा है, एंड ही यूज्ड वेरियस सिम्बल्स एंड कलर्स, ठीक है, टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट मोशंस। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जानने का, ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है कि हमें वो अननेसेसरी मूवमेंट्स को क्या कर देना है, नीड टू बी एलिमिनेटेड सो दैट इट टेक्स कम टाइम लगे ना, यही तो मेन गोल है कि इट टेक्स लेस टाइम टू कंप्लीट द जॉब एफिशिएंटली हमें कंप्लीट करना है, ओके राइट। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, टेलर ने जो है, इसका ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, टेलर और उनके एसोसिएट फ्रैंक गेल बोथ थे। तो ब्रिक लेइंग का जो है पूरा प्रोसीजर, उसमें पहले उन्होंने देखा 18 मूवमेंट्स लग रही थी, और उन्होंने देखा कि इसमें से कौन सी अननेसेसरी हैं, उन सभी अननेसेसरी मूवमेंट्स को उन्होंने हटाया, कम कराया, एंड देन जो टोटल मूवमेंट्स रिक्वायर्ड थी दे वर जस्ट 5। उन्होंने पूरा स्टॉप वॉच से स्टडी करके कि हाँ जी इस एक्टिविटी में इतना टाइम लग रहा है, पूरा उन्होंने स्टडी करा था, एंड देन ही रिड्यूस फ्रॉम 18 to 5, ओके। नेक्स्ट इज आवर टाइम स्टडी। टाइम स्टडी नाम से पता चल रहा है यार, नाम से पता चल रहा है, नाम से क्या पता चल रहा है कि इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर टास्क को करने में स्टैंडर्ड टाइम कितना लग रहा है। स्टैंडर्ड टाइम को हम क्या मान लेंगे, बेंचमार्क मान लेंगे, इसके ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, इसके नीचे एफिशिएंसी होगा, रिवॉर्ड मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, और इसके नीचे जाएंगे तो डांट मिलेगी, मोटिवेशन भी रहेगा कि अगली बार अच्छा करूँगा, ठीक है। एंड देन अगर ज़रूरत पड़ी, अगर कोई कंसिस्टेंटली बुरा परफॉर्म कर रहा है, देन विल हैव टू टर्मिनेट दैट पर्सन, नॉट लाइक एक्चुअली में लाइफ से टर्मिनेट करना, बट सर्विसेज उनके टर्मिनेट करनी पड़ेंगी, ओके इस केस में। सो टाइम मेजरिंग डिवाइसेस जो है वो यूज़ किए जाते हैं हर टास्क का देखने के लिए, एंड द मेथड ऑफ टाइम स्टडी विल डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम, कि हमें कितना ड्यूरेशन लग रहा है। वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस दैट इज़ बीइंग अक्वायर्ड। जैसे ये अगर मैं पेंसिल यहाँ पे टेबल पे रख दूँ तो ये कितना स्पेस अक्वायर कर रही है, वो वॉल्यूम है। सेम वे टास्क को करने में कितना वॉल्यूम लग रहा है, वो टाइम का कितना वॉल्यूम ले रहा है, कितना टाइम ले रहा है बेसिकली, एंड फ्रीक्वेंसी, कितना बार बार हमें वो काम करना पड़ता है, राइट। तो ऑफ द टास्क, द साइकिल टाइम ऑफ द ऑपरेशन एंड द मेजरमेंट कॉस्ट, ये सारी चीज़ें हमारी जो है लगेंगी इसमें। अब हमें क्या देखना है, टाइम स्टडी का ऑब्जेक्टिव देखना है। इसके 3 मेजर ऑब्जेक्टिव हैं, दोबारा सुनो, इसके 3 मेजर ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 कि हमें ये देखना है कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, नंबर 1। नंबर 2 इज़ उन सभी के लिए इंसेंटिव्स निकालना जो सूटेबल काम कर रहे हैं, एंड लास्ट में अल्टीमेटली हमें ये डिटरमाइन करना कि लेबर कॉस्ट आखिर लगेगी कितनी, क्योंकि लेबर कॉस्ट जो बेसिक वाली है, फिर उनका इंसेंटिव मिला के, एंड देन हमारी लेबर कॉस्ट डिटरमाइन करनी है। तो 3 चीज़ें हैं इसका। हमें सबसे पहले क्या करना है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, सेकेंड है हमारा फ्रेम सूटेबल इंसेंटिव्स, हमें सूटेबल इंसेंटिव्स जो है डिज़ाइन करने हैं, एंड लास्ट में डिटरमिन द लेबर कॉस्ट, ओके।
यस, डिटर्मिन द लेबर कॉस्ट। अब एक एग्जांपल देते हैं आपको। ये एग्जांपल में उन्होंने बोला है कि एक कार्डबोर्ड बॉक्स बनाने में कितने मिनट लग रहे हैं, 20 मिनट लग रहे हैं। आप कितने, हाउ मेनी बॉक्सेस टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ वर्कर इन एन 8 आवर वर्कशिप। चलो जी, कैलकुलेटर आप नहीं उठा सकते, मैं उठा सकती हूँ। आपको बिना कैलकुलेटर में ही एग्जाम में सॉल्व करना है, तो अपनी मैथ्स ज़रा थोड़ी सी फास्ट कर लेना प्रैक्टिस करके, ठीक है। तो जी 1 घंटे में हमारे कितने आवर्स होते हैं, हमारे होते हैं 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। 1 घंटे में कितने आवर्स होते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट माई इंटेलिजेंस। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 8 आवर्स में हो जाएंगे हमारे कितने। मैम ये भी आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना पड़ रहा है, शर्म आनी चाहिए आपको। 480 मिनट्स हो जाते हैं। अब उन्होंने बोला है कि 1 घंटे का रेस्ट है, तो जी आप इसमें से कितने रिड्यूस कर दोगे, 60 मिनट्स रिड्यूस कर दोगे, तो ये 420 मिनट्स आ जाएंगे। ओके, अब उन्होंने क्या बोला है कि एक प्रोडक्ट 20 मिनट में बनता है। वन प्रोडक्ट कितनी देर में, 20 मिनट्स में। तो 420 मिनट्स में कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे, तो 420 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू 21 आइटम्स। ओके, 21 आइटम्स, 21 बॉक्सेस बनाने हैं, या 21 बॉक्सेस जो है बन जाएंगे हमारे 8 घंटे के शिफ्ट में, जिसमें से 1 घंटा रेस्ट का है। ओके, ऐसे से एग्जाम्पल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगला है फैटीग स्टडी। फैटीग स्टडी क्या होता है, फैटीग मतलब थकावट, यानी अगर कोई एम्प्लॉय को हमने काम दिया हुआ है तो कितने रेस्ट के इंटरवल्स हमें देने हैं, कि हम उससे काम कराए जा रहे हैं, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, हम उसको ब्रेक नहीं दे रहे हैं, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। आपने भी देखा ना, आपका जब स्कूल में लेक्चर होता है तो आप बोलते हो बस 40 मिनट्स का था, आधे घंटे का, मैम और मत पढ़ाओ। आपका भी दिमाग थक जाता है एंड योर ब्रेन वांट्स रेस्ट। ओके, सेम वे फिजिकल वर्क जो कर रहे हैं, चाहे वो वर्कर्स हो, चाहे वो मेंटल वर्क भी कर रहे हैं, हमारे जो ऑफिस के सर्विस सेक्टर के एम्प्लॉयज होते हैं, दे ऑल्सो नीड ब्रेक। तो ब्रेक यानी रेस्ट का इंटरवल कितना होना चाहिए, कितने समय में देना चाहिए, वो हमें डिसाइड करना है किससे, फैटीग स्टडी से। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि ऑब्जेक्टिव ये है कि वो रेस्ट इंटरवल में रिलैक्स होकर आए, रीगेन कर ले अपना स्टैमिना एंड वर्क करे फुल फोर्स के साथ, उसी कैपेसिटी के साथ एज इफ उसने पहली बार ये काम शुरू करा है। ठीक है, सो इससे हमारा क्या होगा, दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। क्योंकि थकान के बाद अगर आप इंसान से काम कराए जा रहे हो, उनके बस की नहीं होगी यार काम करना। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल देखो ये है बहुत सिंपल सा, कि जब हम हैवी वर्क करा रहे होते हैं, यानी बहुत लेबोरियस वर्क जब करा रहे होते हैं, तो हमें उस पर्टिकुलर वर्कर को या सेट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्कर्स को रेस्ट देना चाहिए, ताकि वो अपनी एनर्जी रिचार्ज करके आए एंड देन वो फुल एनर्जी के साथ दोबारा से कंट्रीब्यूट करें। ओके, ये था आपका फैटिग स्टडी। नाउ वी आर गोइंग टू डू डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम, जो कि लास्ट होने वाला है हमारा 7 वाले टेक्निक्स में से। ओके, डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम, नाम से क्या समझ आ रहा है मैम, ऐसा लग रहा है कि ना 2 इंसान की वेजेस के बारे में बात हो रही है और दोनों में डिफरेंस है। डायरेक्शन सही है आपकी, बिल्कुल सही डायरेक्शन है। ये डिफरेंशियल पीस वेज कहता है कि हमें यहाँ पर इसके थ्रू हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन लोग एफिशिएंट है और कौन लोग इनएफिशिएंट है। एफिशिएंट लोगों को हमें रिवॉर्ड करना है और इनएफिशिएंट लोगों को कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी बिल्कुल सैलरी खा जाएंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा काइंड ऑफ पनिशमेंट टाइप का है कि जो एफिशिएंट वाले हैं उनको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, तो उनसे उनको मतलब कंपटीशन दिखेगा, अरे उसने उतना कर लिया, अगली बार से मैं भी उतना करूँगा, तो उनको एक सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन मिलेगा, राइट। सो इट इज़ अ वेज सिस्टम विच इनेबल्स द मैनेजर टू differentiate between the efficient and inefficient workers. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें रिवॉर्ड करना है किनको, जो लोग एफिशिएंट हैं। सो वी हैव टू रिवॉर्ड द एफिशिएंट वर्कर्स, एंड ये जब इनको रिवॉर्ड मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि हम दूसरों की सैलरी में से उनका पैसा खा जाए, जितना काम उन्होंने करा है उनको उतना ही करेंगे, एंड इट विल एक्ट एज अ मोटिवेशन फॉर द इनएफिशिएंट वर्कर्स। उनके लिए ये एक एज अ मोटिवेशन एक्ट करेगा। ठीक है, आओ जी जरा एक एग्जांपल देखते हैं।
एग्जाम्पल में उन्होंने बोला है कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में हमने ये फाइंड आउट करा है कि आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट जो है किसी भी वर्कर का होना चाहिए 10 यूनिट पर डे, और जो 10 यूनिट बनाएगा या 10 यूनिट से ज़्यादा बनाएगा तो उसको मिलेंगे 50 रुपये पर यूनिट के, और जो उससे कम बनाएंगे, 10 से कम बनाएंगे, उनको हम देंगे 40 रुपये पर यूनिट। तो एक काइंड ऑफ पनिशमेंट है, या फिर आप बोल लो एक के लिए सज़ा, दूसरे के लिए मज़ा है, क्योंकि जो ज़्यादा बनाएगा वो तो ले जाएगा 50 रुपये, जो कम बनाएगा उसे सिर्फ 40 रुपये ही मिलने वाले, 50 भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, हमने एग्जाम्पल देखते हैं कि एक वर्कर है जिसने कितने बनाई हैं 11, तो उसे कितना मिलेगा 11 इंटू 50, 550, ये 555 साबुन आती थी ना पहले। हाँ, दूसरे इंसान ने बनाया, दूसरे वर्कर ने बनाया 9, तो उसे मिलेंगे 9 इंटू 40 यानी 360। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों, 190 रुपीज़ का डिफरेंस आ जाएगा, राइट। तो ये है हमारा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, जिसमें हमने एक को मोटिवेट करा, उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिया उससे जिसने उतना एफिशिएंट काम नहीं करा, और उसके लिए वो मोटिवेशन होगा और दूसरे वाले के लिए प्राउड का मोमेंट होगा। ओके, राइट। कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का ऑब्जेक्टिव आपको बताना है, टू डिटर्मिन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड। अब भी पढ़ा था, अब भी नहीं याद आ रहा है तो पिटाई होगी पिटाई। टू फॉर्मुलेट द सूटेबल इंसेंटिव स्कीम्स एंड टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट। जरा आना जरा टाइम स्टडी में आओ जरा, ये देखो 3 ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, तीनों मैच हो रहे हैं, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। ओके, क्या है आंसर, ऑल ऑफ द अबव, यस करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन which is widely used in automobile companies these days as well. Identify the technique. तो आपको याद आना चाहिए, दी टेलर ने बनाया था, उसे यूज़ करा था हेनरी फोर्ड ने, कौन सी कंपनी में, फोर्ड कंपनी में यूज़ करा था, और एक मॉडल उन्होंने बनाया था, मॉडल का नाम मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा है, बट उन्होंने उस फर्स्ट टाइम कार की प्रोडक्शन में उन्होंने असेंबली लाइन कॉन्सेप्ट को यूज़ करा था। पर हम कौन से टेक्निक की बात कर रहे थे, कौन से टेक्निक की बात कर, आओ ज़रा याद करो, मेथड स्टडी था कि नहीं था, मेथड स्टडी था कि नहीं था, ये देखो ये रहा मेथड स्टडी, यहाँ पर हमने बात करी थी टेलर की और फोर्ड कंपनी की, तो ये है हमारा मेथड स्टडी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर पढ़ लेना, कई बार क्या है कंफ्यूजन करने के लिए दे देते हैं, क्या पता यहाँ पे मेथड स्टडी ऑप्शन में ही नहीं दिया होता, फिर तो खैर क्वेश्चन भी गलत होता, बट ऐसा मत करना कि बस अंधाधुंध मैंने जो सोच लिया यही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन जरूर पढ़ने हैं आपको। ओके, अगला क्वेश्चन, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वन सिंगल पर्सन, नाम याद आ जाना चाहिए आपको, एफ से है, यस। Considering the fact that it is difficult to find one single person with all the needed qualities, Taylor suggested appointment of a specialist through this technique of scientific management. Identify the technique. देखो अगर आपको याद आ गया है ना, आई हैव लाइक दिस सल्यूट फॉर यू, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो, मुझे भी याद आ गया है लकीली, मतलब आपकी मैम भी इतनी बुद्धू नहीं है, तो मेरे हिसाब से क्या है, मैं श्योर हूँ इसका आंसर होना चाहिए फंक्शनल फोरमैनशिप, जहाँ पर हमने बात करी थी 8 फोरमैन के बारे में, कि क्योंकि हम ये सारी क्वालिटीज़ एक ही इंसान में नहीं ढूंढ सकते हैं, तो विल हायर 8 डिफरेंट पीपल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, कि ताकि हर एक के पास स्पेशलाइजेशन के रहे कि वो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखे, राइट। सो अब हम करेंगे फेयोल के प्रिंसिपल्स, दिल थाम के बैठ लेना, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं इस टॉपिक में से, दिस क्वेश्चन इज लिटरली सेइंग यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर, इतने क्वेश्चन पूछेगा इस टॉपिक में से, इतने क्वेश्चन पूछेगा इस टॉपिक में से, किसी ने सोची ना होगी, ठीक है। तो जिन्होंने जोगिंदर मीम देखा हुआ है, या फिर जो मीम देखा हुआ है चैट में ज़रूर लिख देना यो जोगिंदर, राइट। और शुरू कर रहे हैं अभी, बस मैं थोड़ा सा माहौल लाइट करी थी, आई वाज जस्ट प्रिपेयरिंग यू, राइट। अभी शुरू कर रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ। आइए फेयोल के प्रिंसिपल्स देखते हैं मैनेजमेंट के। ओके, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, तो 14 प्रिंसिपल्स हम करने वाले हैं। सबसे पहले है डिवीजन ऑफ वर्क, जो कि हमने क्या देखा था, कौन से वाले टेक्निक का एक्सटेंशन था, राइट, हमने देखा था, आ जाओ ज़रा देखते हैं दोबारा से, ये रहा फंक्शनल फोरमैनशिप था, जो था एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये हम अपने किसके, फेयोल के प्रिंसिपल देखने हैं। सबसे पहले है डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगला है डिसिप्लिन, उसके बाद 4th नंबर पे है यूनिटी ऑफ कमांड, फिर है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, देन नंबर 6 पर है आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट, 7वां रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़,
आठवां सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, 9th है आपका स्केलर चेन, 10th ऑर्डर, 11th इक्विटी, 12th है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, 13th इज इनिशिएटिव एंड लास्ट में 14th इज ई स्पिरिट डे कॉर्प्स। ओके, पहले से शुरुआत करते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, नाम से पता चल रहा होगा हमें क्या करना है, हमें काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है, यानी स्मॉलर टास्क एंड जॉब्स में आवर वर्क इज टू बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड जॉब्स, ताकि वो काम कम ओवरवेलमिंग लगे और हम स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग, लोगों के इंटेलेक्ट के अकॉर्डिंग वो काम उनको सौंप सके। अल्टीमेटली जब एक इंसान कोई काम रिपीटेडली करेगा तो उससे क्या इंक्रीज हो जाएगी, स्पेशलाइजेशन। यस, यू हर्ड इट राइट, स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी। डिविजन लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। द इंटेंट इज टू प्रोड्यूस मोर वर्क फॉर द सेम एफर्ट, कम समय में ज्यादा काम या फिर सेम एफर्ट के साथ ज्यादा काम चाहिए हमें। एंड दिस डिविजन ऑफ वर्क इट अप्लाइज टू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। ऐसा कोई भी टास्क नहीं है जहां पर आप डिविजन ऑफ वर्क नहीं लगा सकते हो। सो इट अप्लाइज टू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क्स। ओके, अगला है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी अथॉरिटी का मतलब जानना। अथॉरिटी का मतलब है द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड इन रिटर्न ऑब्टेन ओबीडियंस। मम्मी पापा की हमारे ऊपर अथॉरिटी है, वो हमें ऑर्डर दे सकते हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है उनकी बात मानने के अलावा। हाँ, हम रिबेल करते हैं जब बड़े हो जाते हैं, बट जब हम छोटे हो रहे होते हैं, मम्मी ने एक बार बोल दिया कि ये नहीं करना, कुछ बच्चे शैतान होते हैं, नटखट होते हैं कि नहीं करूँगा, लेकिन फिर जब पिटाई लगती है तो वो कर देते हैं। सो दे हैव अथॉरिटी ओवर अस, दे हैव द राइट टू गिव ऑर्डर्स टू अस एंड इन रिटर्न दे एक्सपेक्ट ओबीडियंस फ्रॉम अस। ओके, राइट। अथॉरिटी इज द राइट टू, थोड़ा ना इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, right to give orders and obtain obedience okay। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई फिर, जब अथॉरिटी समझ आ गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कॉरोलरी ऑफ अथॉरिटी। क्या है, कॉरोलरी ऑफ अथॉरिटी। मैम कॉरोलरी का मतलब क्या होता है, कॉरोलरी इज समथिंग दैट रिजल्ट्स फ्रॉम समथिंग एल्स, समथिंग दैट रिजल्ट्स फ्रॉम समथिंग एल्स। ठंडी आइसक्रीम खा ली, कोल्ड हो गया, छींकें आ रही हैं, ठीक है, कोल्ड हो गया, छींकें आ रही हैं, स्नीजिंग इज कॉरोलरी ऑफ कोल्ड। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निकलती कहाँ से, अथॉरिटी में से, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द रिजल्ट ऑफ अथॉरिटी, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी आ पाई जब अथॉरिटी थी। टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, टाइप्स ऑफ अथॉरिटी आपकी हैं ऑफिशियल और पर्सनल, ऑफिशियल एंड पर्सनल। ऑफिस में पापा अपने सबऑर्डिनेट्स पर जाकर राज जमाते हैं, ठीक है, रौब जमाते हैं कि ये काम करके दो, वो काम करके दो। घर पे आके भीगी बिल्ली की तरह मम्मी के सामने चुप हो जाते हैं, यानी घर पे मम्मी रौब जमाती है किसके ऊपर, पापा के ऊपर। तो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच पापा डज टू हिज सबऑर्डिनेट एंड पर्सनल अथॉरिटी विच मम्मा डज टू योर पापा। ओके, नेचर ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल के चलते ऑफिस में आपका सीईओ है, उसके नीचे जो है आपका मैनेजर है, तो मैनेजर, सीईओ की अथॉरिटी है मैनेजर के ऊपर, लेकिन उसके उस पर्सनल सेटिंग, उस प्रोफेशनल सेटिंग से निकलने के बाद दोनों बार में बैठ के बियर पी रहे हैं, वहाँ पे दे आर बीइंग फ्रेंड्स, तो वहाँ पे अथॉरिटी कैसी है, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी टेस्टेड एंड दैट इज इनफॉर्मल अथॉरिटी। लाइक वो जब आपस में पर्सनल लेवल पे बात करते हैं, जो कि उनका फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है, पर्सनल इनफॉर्मल लेवल पे वो कैसे बात करते हैं, वो अथॉरिटी कैसा है, दैट इज ऑल्सो अ नेचर ऑफ अथॉरिटी। सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज्यादा अथॉरिटी होएगी, पावर का अब्यूज होगा, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, विदाउट अथॉरिटी काम ही नहीं हो पाएगा। ओके, ऑलराइट। डिसिप्लिन, नाम से क्या पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है कि ओबीडियंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं उनका ओबीडियंस करना है, और जो अग्रीमेंट, एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट आपसे साइन कराया है उसका भी हमें ओबीडियंस रखना है। तो डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स and employment agreement.
ओके राइट। डिसिप्लिन में किस किस की ज़रूरत होती है? डिसिप्लिन में सबसे ज़्यादा सोच के बताओ किसकी ज़्यादा अच्छी रिक्वायरमेंट होगी। अगर मम्मी ढील दे देना एक दिन, तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं करनी है, वो तो माँ बाप हैं जो पीछे पड़े रहते हैं, बेटा पढ़ लो कुछ बन जाओगे। और पढ़ाई से ना बहुत लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि बस रट्टा मार के चलो आगे। यार पढ़ाई का ना सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है आपको लेना चाहिए कमिटमेंट के लेवल पे। वो और बात है कि कुछ लोगों के साथ पढ़ाई में मज़ा नहीं आता, लेकिन फिर वो किसी और काम में अच्छे होने चाहिए। अगर आप ऐसे हो ना पढ़ने लिखने में अच्छे हो, ना स्पोर्ट्स में अच्छे हो, ना सिंगिंग में अच्छे हो, मतलब कुछ करना नहीं है लाइफ में, सिर्फ खा पी के ऐश करनी है, सॉरी यू आर इन द कम्प्लीटली रॉन्ग डायरेक्शन। इस चीज़ के ऊपर हम अलग से बहुत डिटेल में कभी और बात करेंगे, बट अभी एग्जाम्स के ऊपर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, मम्मी ढील दे दे, पापा ढील दे दे तो बच्चे तो बिगड़ते हैं। आपने देखे होंगे कई ऐसे बच्चे जिनके मॉम डैड बड़े चिल और कूल टाइप के होते हैं, फिर उनके बच्चे भी बड़े चिल और कूल टाइप के होते हैं, और जो है उनका डायरेक्शन उनको पता नहीं होता करियर में क्या करना होता है। सो क्या जरूरत है? सबसे पहले दैट वी नीड गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स। ओके सबसे पहले अच्छा सुपीरियर होगा, वही तो डंडा करके रखेगा, काम करो पढ़ाई करो, जो करना है वो, मतलब जो करना है वो बाद में करो, लेकिन काम पहले करो। सुपीरियर बहुत अच्छा होना चाहिए। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स होने चाहिए। जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट आपने साइन करा है वो प्रॉपर होना चाहिए, उसमें सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन्ड होनी चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, यानी कन्फ्यूजन पैदा करने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड देन आपको ये इंश्योर करना है कि आप जुडिशियसली जो पेनल्टीज लगा रहे हो वो सब पे फिर इक्वली लगाओ। ये नहीं है बॉस का खास है, मैं देख रही हूँ हफ्ते से लेट आ रहा है लेकिन उसका एक भी पैसा कटा नहीं है, और हम एक दिन लेट आ जाए हमारा हाफ डे कट जाता है, ये क्या मतलब हुआ? सो यू हैव टू मेक श्योर दैट आपके जो ये डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन करते रह रहे हो, उसका जुडिशियस एप्लीकेशन होना चाहिए, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ द पेनल्टीज दैट यू आर पुटिंग ऑन योर एम्प्लॉइज। ओके राइट। अगला है यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड का मतलब क्या होता है? ऑर्डर करना। आई कमांड यू टू स्टडी, अब आपके ऊपर है आपको वो लेना है कि नहीं लेना, राइट। योर पेरेंट्स कमांड यू टू स्टडी, पेरेंट्स तो मार पीट के भी पढ़ा देते हैं, चलो ठीक है। तो कमांड है ऑर्डर देना। सो देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि एक एम्प्लॉय है, एक सबऑर्डिनेट है, उसको ऑर्डर्स रिसीव करने हैं, राइट। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी का मतलब एकाग्रता होनी चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस for every individual employee. There should be one boss for every individual employee. ये है हमारा सबऑर्डिनेट रामू, इसके 4 बॉस हैं, राम प्रकाश, सत्तू, क्या सतीश, प्रकाश, क्या राम प्रकाश प्रकाश, इसी में से सबऑर्डिनेट निकल गया इसके, चलो प्रदीप बोल देते हैं इसको, प्रदीप, ठीक है। चारों इसे काम पे काम दिए जा रहे हैं, काम पे काम दिए, उसे समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज ही आ गया है वो बंदा कि मैं किसकी सुनूं। उसका काम नहीं करूंगा तो दूसरे सर नाराज हो जाएंगे, और इनका काम पहले कर दिया तो राम प्रकाश सर बोलेंगे कि मेरा काम क्यों नहीं किया भाई तूने रामू। तो one boss for one individual employee, that is unity of command. कमांड मिले उसे 10 कमांड दो, लेकिन एक बंदा देगा, एक बंदा, और वो ही बंदा फिर प्रायोरिटी सेट करके देगा कि पहले ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, ठीक है जी। सो क्या करना है? वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। अगर ये प्रिंसिपल वायलेट होता है तो सबसे पहले अथॉरिटी अंडरमाइन हो जाएगी। अथॉरिटी, उसे समझ नहीं आएगा मेरे को किसकी सुननी है किसकी नहीं सुननी, तो दूसरे इंसान की अथॉरिटी अंडरमाइन हो जाएगी ना, ठीक है। अथॉरिटी इज अंडरमाइंड, ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड स्टेबिलिटी इज डिस्टर्ब्ड एंड स्टेबिलिटी इज थ्रेटन्ड। ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, पता नहीं चलेगा किसका काम पहले हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। रामू को कोई कुछ नहीं बोल पाएगा क्योंकि उसे लगा अच्छा वो राम प्रकाश का काम कर रहा होगा, सतीश बोलेगा अच्छा वो तो जो है प्रदीप का काम कर रहा था, प्रदीप सोचेगा यार अभी तक सतीश का काम नहीं है, सतीश क्या कर रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, स्टेबिलिटी थ्रेटन हो जाएगी। और ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, लाइक दिस प्रिंसिपल रिजेंबल्स अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वहां पे भी ऐसा ही होता है, वन सीनियर इज गोइंग टू हैंडल वन जूनियर, ठीक है, ओके। अब है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नाम से क्या पता चल रहा है कि हमें
हर किसी की जो इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सब को एक डायरेक्शन में लेकर जाना है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराओ लेकिन वो सभी एक्टिविटीज़ एक डायरेक्शन में लेके जानी चाहिए. वन हेड वन प्लान इज द मेन थिंग बिहाइंड दिस यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की. देखो हर डायरेक्शन में सभी लोग जो हैं टुवर्ड्स दे शुड बी गोइंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव्स वो लोग अचीव करते रहने चाहिए. सबका ये होना चाहिए कि सब लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हैं. एंड ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव व्हाट, वन हेड वन प्लान. क्या समझे? वन हेड वन प्लान. ठीक है. अब ईच वर्कर के देखो कुछ ना कुछ इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं, हम उसमें डिनाई नहीं कर रहे हैं, होते हैं, हर किसी के होते हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं, लेकिन और कंपनी के खुद के भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. अब ये इंसान काम तो कंपनी में ही कर रहा है, ये इंसान जो यहाँ पे जॉब करने आया काम कंपनी में कर रहा है. अब इसके इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं, करो वो अचीव, सैलरी मिलेगी आपको, उससे आपको जो करना है वो करो. ठीक है. ऑल द सिचुएशंस, जितनी भी सिचुएशंस होंगी वहाँ पर आप हमेशा देखोगे कि कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो सुपरसीड करेगा, सरपास करेगा इंडिविजुअल इंटरेस्ट को. तो ये बात आपको हमेशा ध्यान करनी है कि कंपनी का इंटरेस्ट पहले, इंडिविजुअल इंटरेस्ट बाद में देखेंगे. हम उनको ये नहीं कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है वो सप्रेस हो जाते हैं, उनको सुपरसीड कौन करता है? कंपनी का ऑब्जेक्टिव, यानी हमारे ग्रुप का ऑब्जेक्टिव. अगला है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज. जरा सोच के देखोगे ना आपको खुद आंसर मिल जाएगा कि यार जो रेम्यूनरेशन आप कॉम्पनसेशन आप दे रहे हो वो फेयर होना चाहिए सभी एम्प्लॉयज की तरफ ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है. जस्ट एंड इक्विटेबल. जस्ट यानी फेयर होना चाहिए, एंड इक्विटेबल इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ द वर्ड फेयर, जहाँ पे हमें ये बता रहे हैं कि भाई सबको हिसाब से दो. बोनस आपने दिया है, अगर इक्वल एफर्ट्स लगे हैं टीम को, पूरी टीम को उसी हिसाब से दो. फेवरेटिज्म नहीं करना है जी, ये मेरा खास है, बहुत काम करता है, मेरे बच्चों को जो है स्कूल छोड़कर आ जाता है, इसको जो है ज़्यादा बोनस दे. नो. आपको पर्सनल बायसेस, पर्सनल प्रेफरेंसेस, सब्जेक्टिविटी, यू हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दैट. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर ट्रीटिंग एवरीबडी विद जस्टनेस एंड इक्वालिटी. ठीक है. तो वर्कर्स के लिए क्या होना चाहिए? रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमें उन्हें देना चाहिए ताकि वो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफोर्ड कर सके. ठीक है. और कंपनी के लिए उसकी पेइंग कैपेसिटी में होना चाहिए. रेम्यूनरेशन की हम बात कर रहे हैं कि रेम्यूनरेशन जो हम दे रहे हैं इतना होना चाहिए कि वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफोर्ड कर पाएँ, और इतना भी होना चाहिए कि भाई अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि कंपनी की पेइंग कैपेसिटी में होना चाहिए. अरे कंपनी का बजट ही नहीं है, क्या करेंगे? कंपनी में लॉसेज ही लॉसेज हो जा रहे हैं. दे विल हैव टू लेट गो ऑफ पीपल, दे हैव टू ले ऑफ पीपल. विद इन द पेइंग कैपेसिटी होना चाहिए. ओके. अगला है जी हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. नाम से पता चल रहा होगा सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी होती है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लिख लो. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी. ओके. और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? डिस्पर्सल होता है. डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी among more than one person. ठीक है. अब हमें क्या करना है? वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस हियर. हमें ये नहीं करना सारी पावर सिर्फ सेंटर. उससे क्या होगा? डिसीजंस बड़ी डिले हो जाएंगी और बड़ा ना सबको ऐसे खिंचाव महसूस होगा कि यार छोटे से छोटे मतलब 5 रुपए की मुझे चाय पत्ती मंगानी है, मुझे उसके लिए CEO से अप्रूवल लेना पड़ रहा है. यार क्या है? दिस इज नॉट द वे वी वर्क इन कंपनी. Okay, so we have to strike a balance between the amount of centralization that is being exercised by the true authority and the amount of decentralization being exercised by the other subordinates. ऐसा सबॉर्डिनेट्स को किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं निकलना चाहिए जी, हमारे बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता ऑर्गेनाइजेशन में. और उसी तरीके से सेंट्रलाइज जो बंदे हैं, जो CEO है, मैनेजमेंट का ग्रुप है, उनको भी बहुत ज़्यादा पावर अपने पास नहीं रखनी चाहिए. दे हैव टू लेट लूज थोड़ा सा जो इररेलेवेंट चीज़ें, मैं ये नहीं बोलूँगी इररेलेवेंट है, बट जो चीज़ें डेलीगेट हो सकती हैं उन्हें डेलीगेट करना चाहिए. ठीक है. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी अमंग डिफरेंट पीपल इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन. बट वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू एंड वी हैव टू मेक श्योर कि
मेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सेंट्रलाइजेशन में ही रहे, लेकिन हमें बाकी सबके सजेशंस को भी इंक्लूड करना चाहिए, और जहां तक डेलीगेशन पॉसिबल है वो अथॉरिटी, वो डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी हमें पास ऑन करनी चाहिए अपने सबऑर्डिनेट्स के पास। ओके और इसका जो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है वो है इंडिया में पंचायत। पंचायत ऐसी होती हैं, जी आ जाइए पंच साहब जी आ जाइए, हम पंचायत बिठाएंगे, पूरे गांव के लोगों को बुला देते हैं, सबका राय सुन लेते हैं, एंड देन डिसीजन मेकिंग पंचायत के पास होती है। ठीक है, पंचों के पास होती है, पांच पंच। ठीक है, अब आ जाता है स्केलर चेन। स्केलर चेन नाम से पता चल रहा है एक चेन सी फॉर्म करी हुई है। सो दिस इज अ फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी, दिस इज एक्चुअली अ फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी दैट इज डेवलप्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक ऑफ पीपल दैट वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और वहाँ पे पॉइंट्स है, सबसे ऊपर टॉप पे हो जाएगा CEO CFO जो भी है, मतलब मेन आपका जो बंदा है, ठीक है, फाउंडर हो गया फॉर एग्जांपल, एंड देन उसके नीचे देर आर लेयर्स, फाइनेंस हो गया, फिर आपका मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, ऐसे ऐसे करके देर आर डिफरेंट लेयर्स। ओके, सो अकॉर्डिंग टू फेल ऑर्गेनाइजेशंस शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी। चेन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन रन्स फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, ये है टॉप A पॉइंट से, एंड देन इट रन्स टू द बॉटम, should be followed by managers and subordinates। ठीक है, तो ये जो है ये आपका यहाँ से ऐसे जो शुरू हो रहा है, ये B पॉइंट C, ये है आपका स्केलर चेन। अब स्केलर चेन, अब आपको लगेगा कि मैम ये तो ना बड़ा डरावना सा लग रहा है, और फॉर एग्जांपल कुछ इमरजेंसी हो गई तो क्या ये इसके पास नहीं जा पाएगा, एकदम से नहीं जा पाएगा, लेकिन ये अपने साथ के लेवल पे इस बंदे से कम्युनिकेट कर सकता है। हालांकि इसे कम्युनिकेट इसके साथ करना चाहिए था, लेकिन इसे कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई कि उसे डिस्कस करना है या कुछ करना है, तो वो अपने साथ के अपने लेवल पे बंदे के साथ भी बात कर सकता है। ठीक है, उसे इस लेवल तक गुजर कर यहाँ तक पहुँचने की जरूरत नहीं है। And this bridge that we have created, this is known as gangplank। इसको बोलते हैं गैंगप्लैंक। हालांकि फ्योल ने बोला है कि किसी भी हाल में हमें ये कोशिश करना है कि ये स्केलर चेन जो है ये नॉर्मल कोर्स ऑफ रूटीन में हमारा फॉलो होना चाहिए, ब्रेक नहीं करना है। हाउएवर इफ देयर इज एनी इमरजेंसी देन E कैन कम्युनिकेट विद O, ताकि वो फटाफट से इशू रिजॉल्व हो सके। राइट, ये था आपका स्केलर चेन। ऑर्डर, everything in its place and a place for everything, and everything in its place, यानी हर चीज़ की एक जगह है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो फाइल्स हैं, चाहे वो कुछ है। ऑर्गेनाइजेशन में फाइल्स कहाँ पड़ी हैं? अच्छा जी, आप जो है बी रैक में रो नंबर 7 में देख लीजिए, आपको इस दिन की फाइल मिल जाएगी। ठीक है, ये पूरा सिस्टम होता है ऐसे, एक्चुअली में ऐसे काम होता है। आपने अगर कभी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज विजिट करी हैं तो उसमें वहाँ पर ऐसे बाहर एक इंडेक्स सा लगाया होता है जिसमें उन्होंने बोला फॉर एग्जांपल आपको साइकोलॉजी के बारे में कुछ पढ़ना है तो आपको 3.613 ऐसे करके जो है वो बता देते हैं कि 3rd कॉलम का रैक है, उसमें 6th में ये सब करके ऐसे इस नंबर का बुक, ऐसे नंबर का बुक आप जो चेकआउट कर सकते हैं। सो ये है आपका प्रॉपर सिस्टम की हर चीज़ जो है उसकी जगह होनी चाहिए और हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए। हर चीज़ की एक प्लेस हमने डिफाइन करी होनी चाहिए और वो चीज़ वहीं पर ही होनी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और हमें करेक्ट टाइम पर करेक्ट चीज़ें मिल जाएंगी। सो पीपल एंड मटीरियल मस्ट बी इन सूटेबल प्लेसेस एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम। इससे क्या होगा, हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी। हमें यही नहीं, अरे ढूंढना जी कहाँ मिलेंगे, हमें गुप्ता जी से बात करनी थी, पता नहीं उनका कौन सा जो है कॉल कैबिन नंबर था, कौन से फ्लोर पे था, कुछ याद नहीं आ रहा है। अगर हमारे पास एक पूरा हमने रिपोजिटरी बना रखा है जहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको इस बंदे से कांटेक्ट करना है, वो कहाँ मिलेगा, तो दिस विल इंक्रीज द एफिशिएंसी। हमें बस जाना है वहाँ पे रिपोजिटरी में, चेक करना है, फाइंड करना है, उनका नाम एंटर करना है, देखना है वो अच्छा इस ऑफिस में बैठे हैं, इस कैबिन में बैठे हैं, देन यू कैन गो एंड टॉक टू देम। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन मैंने बोली थी ना, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, यानी हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए। ओके, अगला है इक्विटी। इक्विटी का मतलब है आपका कि आपको सभी चीज़ों को फेयर और जस्ट तरीके से ट्रीट करना है। देखो, गुड सेंस में ये वाली बात है कि आपको किसी भी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, इन सब के बेसिस पे आपको होता है, आई अंडरस्टैंड होता है, बट कोशिश तो यही करी जा सकती है ना, प्रीच तो हम यही कर सकते हैं कि भाई नहीं करना है, आपको इक्विटी अपनानी है। सो एम्फेसिस क्या है, एम्फेसिस है काइंडनेस, दैट यू हैव टू ट्रीट एवरीबडी विद काइंडनेस एंड जस्टिस।
किसी के साथ भाई मतलब ऐसे वो नहीं करना, इनजस्टिस नहीं करनी है किसी के साथ, ठीक है। एंड इससे क्या होगा, अगर हम लोगों की तरफ एम्पैथी दिखाएंगे, उनको उनकी तरफ हम काइंड रहेंगे, इन रिटर्न वी आर गोइंग टू अर्न देयर लॉयल्टी एंड देयर डिवोशन, ठीक है। हमें उनकी तरफ से क्या मिलेगा, लॉयल्टी एंड डिवोशन, ठीक है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं है किसी भी बेसिस पे, जेंडर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड सेक्स, एवरीथिंग, नथिंग, ठीक है। अगला है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल नाम से पता चल रहा है कि हमें श्योरिटी देनी है कि आपकी जॉब कंफर्म्ड है, आप सेफ हैं। ऐसा नहीं है कि हम कल को बस सोच के उठाएं और निकाल दें आपको, ठीक है। तो हमें ये किस लिए करना है, ताकि हम अपने एम्प्लॉय टर्नओवर को, एट्रिशन को, एम्प्लॉय टर्नओवर को मिनिमाइज कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी बनाकर रख सकें, ठीक है। सिलेक्शन होना चाहिए आफ्टर अ वेरी रिगरस प्रोसीजर। ऐसा मत कर देना कि बस जी ठीक है आंख बंद करी और ये आ जाइए, हमें रिक्वायरमेंट है, रेज्यूमे आ गया, हाँ इंटरव्यू लेने की क्या जरूरत है, आप कल से ज्वाइनिंग कर लीजिए। नो 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 नो, you have to make sure that your candidates are going through a rigorous procedure of interview and sessions and group discussion or any test, whatever you may want to call it, ठीक है। rigorous procedure से हो रहा है ताकि उन्हें पता चले that they are joining something worthy, ठीक है। once selected, फिर जो है आप उनको मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर दे दीजिए। मतलब ऐसा यार किसी को भी नहीं लगना चाहिए कि हाँ हम तो कल सोचे ना कल आपको निकाल देंगे तो आप निकल जाओगे, आपका कोई वो नहीं है, नहीं। यू हैव टू गिव अ फिक्स्ड मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर उनको देना पड़ेगा। देखो बेटा, अगर आप साथ साथ नहीं लिख रहे हो, अपना नुकसान कर रहे हो। मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है, और जो बात इंपॉर्टेंट होती है वो चाहे 10 बार कही जाए, वो 100 बार कही जाए, वो उस बात का इंपॉर्टेंस कम नहीं होता, वो बात उतनी ही इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। आपको बोरिंग लग रहा होगा, बट मैं बार बार आपको याद दिलाती रहूँगी कि लिखना है भाई, लिखना है, ठीक है। मैडम की क्लास में लिखना है, बात खत्म। हाँ जी, इनिशिएटिव मतलब शुरुआत करना, पहल करना किसी काम को करने की। इनिशिएटिव का मतलब टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। आप जब कभी कहीं काम करने जाएंगे तो मेक श्योर करना कि आप इनिशिएटिव लें। कहीं आपने देखा है कोई प्रॉब्लम है, इनिशिएटिव लेके सामने से सजेस्ट करो कि ये करना चाहिए, ये हम ये इंप्रूव कर सकते हैं, सजेशंस दीजिए। पीपल लाइक दैट, पीपल आर क्रेजी फॉर दैट एंड पीपल आर गोइंग टू पे यू फॉर दैट, सीरियसली, आई एम नॉट किडिंग, ठीक है। तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहकर फर्स्ट स्टेप लेना है, इनिशिएटिव लेना है। आई नो बहुत सारे टाइम्स होंगे जिसमें लगेगा यार मेरे को कोई अप्रिशिएट नहीं करता, मैं कितने भी इनिशिएटिव ले लूँ, बट यू स्टिल हैव टू डू इट, ठीक है। वो उन लोगों की कमी है जो आपके इनिशिएटिव लेने की एबिलिटी को, आपकी लीडरशिप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। मे बी यू कैन चेंज ऑर्गेनाइजेशन, बट ऑलवेज टेक इनिशिएटिव्स विद सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। बहुत सारे ज्ञान के बाद चलते हैं क्वेश्चन पर। वर्कर्स शुड बी एनकरेज्ड टू डेवलप, यानी हमें टू डेवलप एंड कैरी आउट द प्लान्स। नई नई चीज़ें के सोचें, डेवलप आइडियाज एंड कैरी आउट प्लान्स, ओके। अब है ई स्पिरिट डे कॉर्प्स। ई स्पिरिट डे कॉर्प्स का मतलब है, नाम से समझ आ रहा है, स्पिरिट है, यानी टीम स्पिरिट की बात हो रही है। मैनेजमेंट को ये मेक श्योर करना है उनकी जो पूरी टीम है उसके अंदर एकाग्रता हो, यूनिटी हो, टीम स्पिरिट हो। लोग ऐसा नहीं करेंगे भाई जल रहे हैं उनसे और भाई भाड़ में जाए ये बंदा वो बंदा, सबको एक साथ लेकर चलना है, सबको हार्मनी बना के रखनी है उनके बीच में। और अगर मैनेजमेंट ये फेल करती है ये करने में, तो ये सबसे बड़ी गलती मैनेजमेंट की है। मैनेजमेंट वो यूनिटी ही नहीं फॉर्म कर पा रही है, वो बेसिस ही नहीं दे पा रही है उनको, ठीक है। सो मैनेजर को क्या करना है, ही हैज़ टू रिप्लेस आई विद वी आना चाहिए। आई पे मत फोकस करो, आई पे फोकस करोगे नार्सिसिस्टिक लगोगे, बस मैनेजमेंट को अपनी पड़ी है या फिर जो आपका मैनेजर है, सीनियर है, उसको अपनी पड़ी है, नहीं। यू हैव टू फोकस ऑन वी, राइट। नाउ दिस विल हैपन, अगर हम बार बार वी करके बात करेंगे, देन इट विल हेल्प इन डेवलपिंग द म्यूचुअल ट्रस्ट। लोग हम पे ट्रस्ट करेंगे, यू नो, वो हमें लगेगा अच्छा यार वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा, हम सबके बारे में सोच रहा है, ठीक है। और इट विल, जब आप इतने विश्वसनीय तरीके से काम करोगे तो पेनल्टीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इट विल मिनिमाइज द नीड ऑफ पेनल्टीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक कर लेते हैं, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बस उनको हाईलाइट करेंगे। डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड में हमने क्या बोला था, दैट एवरी सबऑर्डिनेट शुड बी रिसीविंग कमांड फ्रॉम वन इंडिविजुअल, वन बॉस ओनली। क्या लिखा हुआ है, वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन रिस्पॉन्सिबल ओनली वन सुपीरियर। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हमने बोला था कि सभी ग्रुप एक्टिविटीज एक डायरेक्शन में जानी चाहिए, वन हेड वन प्लान,
ठीक है, एक ही हेड के बाद बतेरों प्लान नहीं होने चाहिए, एक प्लान पे काम करो एक समय पे, ठीक है। तो हर ग्रुप की एक्टिविटी सेम ऑब्जेक्टिव की तरफ चलनी चाहिए। इसका एम क्या है, इसका ये एम ये है कि डुअल सबॉर्डिनेशन नहीं हो। राम प्रकाश, सतीश, प्रदीप सब डुअल सबॉर्डिनेशन हो रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था मैं किसकी सुनूं किसकी मना करूं, क्योंकि उसके लिए तो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक को भी अगर नाराज कर देगा बेचारे की जॉब चली जाएगी, ठीक है। लेकिन यही दूसरी ओर डायरेक्शन का जो एम है, उसका एम है ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करना, कि एक्टिविटीज़ जो हैं वो ओवरलैप ना करें। हम एक्टिविटीज़ करें, हम करें, लेकिन डिफरेंट टाइप के ऑफ एक्टिविटीज़ करें, सब लोग ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ ना हो। एंड लास्ट वे इम्प्लीकेशन क्या है इसका, ये देखो, ये जो है इंडिविजुअल एम्प्लॉय को अफेक्ट करता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा मैं किसकी सुनूं, अरे दिमाग खराब हो गया है, ठीक है। सो इट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल एम्प्लॉय। लेकिन हमारा जो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, अगर सब एक्टिविटीज फैली रहेंगी, इट इज गोइंग टू अफेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन गाइज। सो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से एक बार देख लेते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या है, यहाँ पर आना चाहिए orders from one superior only, one employee, orders from one superior only, one head, one plan। एम है इसका डुअल सबऑर्डिनेशन को हटाना, इसका एम है ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज को हटाना। इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है कि ये इंडिविजुअल एम्प्लॉय को अफेक्ट करता है और ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। क्वेश्चन है बेटा, विच प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट एडवोकेट्स दैट एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। आपको अपना एम्प्लॉय टर्नओवर कम से कम करना है, ये तो अभीच करा। ये देखा, टर्नओवर की बात हमने कहाँ करी थी, एम्प्लॉय टर्नओवर। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, यस गाइज, यस, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। मैं आपको दिखाने इसलिए जाती हूँ ताकि आपको एक वैलिडेशन मिल जाए कि हाँ ये देखो टॉपिक, ये वर्ड्स वहीं से उठ के आए हैं। आप ये मत समझा करो कि हाँ मैं देखने जा रही हूँ, अच्छा मैम को खुद नहीं आता है, ठीक है। मैं आपकी वैलिडेशन के लिए जा रही होती हूँ वहाँ पे। According to Henry Fayol, if this principle of general management is violated, authority is undermined, discipline is in jeopardy, order is disturbed, and stability is threatened. Now this one is a tough one. क्योंकि यहाँ पर क्या है, अथॉरिटी है, तो आपको लग रहा होगा ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होगा। यहाँ पर डिसिप्लिन की बात हो रही है, तो आपको लगेगा डिसिप्लिन जो है पता नहीं क्या होगा। ऑर्डर तो हमारा खुद का ही जो है एक है ही, जहाँ पे हमने बोला था कि प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, एंड स्टेबिलिटी इज थ्रेटेंड। तो ये है कौन सा जिसमें ये सारी चीज़ें कवर्ड है, कौन सा है ये लाइन ना आपको ऐसे नहीं समझ आएगी, या लाइन आपको तभी समझ आएगी जब मैं आपको उस टॉपिक के अंदर एनसीईआरटी में वो टॉपिक जो है वहाँ पे आपको वो लाइन पढ़ाऊंगी। आओ ज़रा, हम ये वाला कर रहे हैं ना, हाँ जी, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। चलते हैं हम अपने फ्योल के प्रिंसिपल्स पर। फ्योल के प्रिंसिपल में हमें जाना है यूनिटी ऑफ कमांड में। ये लाइन पढ़ो बेटा। He felt that if this principle is violated, authority is undermined, डिसिप्लिन इज जेपर्डी में है, ऑर्डर इज डिस्टर्ब्ड एंड द स्टेबिलिटी इज थ्रेटन। अब ये लाइन बड़ी सब्जेक्टिव है, क्योंकि ये तो एक्चुअली में ये चीज़ जो है कि अथॉरिटी अंडरमाइन हो जाएगी और डिसिप्लिन जेपर्डी में आ जाएगा, ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, ये तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है। लेकिन क्योंकि ज़िंदगी की यही विडंबना है कि एनसीईआरटी में इस टॉपिक के अंदर लिखा है, तो हमें भी इसका आंसर क्या बताना पड़ेगा, हमें भी इसका आंसर यूनिटी ऑफ कमांड ही बताना पड़ेगा। यही विडंबना है और यही हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। बट क्योंकि एमसीक्यू आया हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एमसीक्यू आया हुआ है, तो हमें इसका आंसर क्या करना पड़ेगा, यूनिटी ऑफ कमांड। यस करेक्ट, ठीक है। बट आप समझ रहे हो कि यार ये तो बड़ी वेग सी लाइन है, ये तो किसी से भी हो सकता है ना, शायद अथॉरिटी से भी हो जाए, बड़ी सब्जेक्टिव सी लाइन है, लेकिन एनसीईआरटी में उस टॉपिक के अंदर लिखा हुआ है तो हमें भी वही मानना पड़ेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेट्स दैट देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्लेस। ये तो चुन्नू मुन्नू है, ऑर्डर है इसका आंसर, वेरी सिंपल, राइट। अब बचा है ये वाला टॉपिक, फेओल वर्सेस टेलर। मैं बोल रही थी फेलर वर्सेस टेओल, ठीक है, तो आप मेरी तरह ये गलती मत करना। फेओल वर्सेस टेलर, ये एक कंपैरिजन है और ये आपका होमवर्क है। मैम होमवर्क मत दिया करो, देखो दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगर आपके पास चंद मिनट बचे हों ये वीडियो खत्म करने के बाद तो बैठ जाना, 2 मिनट लगा लें, सीरियसली 2 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगने, 2 मिनट लगा कर ये कंप्लीट कर दो,
ठीक है, बाकी आपका मेन पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है 100%। 2 बार और रिवाइज करोगे टिप्स पर होना है ये चैप्टर, सीरियसली विश्वास दिखाना है आपको अपने ऊपर और मेरे ऊपर, तभी जाकर बात बनेगी। जिस इंसान को, जिस बच्चे को अपने गुरु पर विश्वास नहीं होता, अपने टीचर पर विश्वास नहीं होता, वो ऑलरेडी पहले ही एप्रीहेंशन में जी रहा है कि यार ये तो क्या ही पढ़ाएंगे, या फिर ये सब्जेक्ट ही बोरिंग है। इंटरेस्ट डेवलप कराना टीचर की जॉब होती है, एंड आई होप दैट आई वाज एबल टू build that interest in you by through these workbooks या फिर through my delivery, जो भी है, बट आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, एंड इट्स टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो बच्चे के अंदर वो इंटरेस्ट डेवलप करे। ऑल राइट, एंड ऑन दैट नोट आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय एंड टेक केयर। आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना है कि मैम मज़ा आ गया, तृप्ति हो गई आत्मा की। तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू रियली मोटिवेट मी टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू ऑल, राइट। चलिए बाय बाय, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।